नमस्कार। आज हमारे विश्लेषण के लिए सामग्री थोड़ी अलग है। दो बिल्कुल भिन्न स्रोत हैं। हम्म। पहला तो है एलेक्स माइकाइल्स का बहुत ही सफल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द साइलेंट पेशेंट। हाँ। उसके कुछ अंश देखेंगे। हम्म। और दूसरा एक विस्तृत लेख है जो वैश्विक नियंत्रण, गुप्त समाजों और हाल की घटनाओं की एक कह सकते हैं वैकल्पिक व्याख्या देता है, काफी विवादास्पद भी। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा बस ये है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें और जो रोचक जानकारियां हैं वो सामने लाएं। कोई पक्ष नहीं लेना, कोई निष्कर्ष नहीं देना, सही। बस समझना है कि इनमें कहा क्या जा रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन है तो दिलचस्प। एक तरफ फिक्शन है, एक रहस्य, चुप्पी, ट्रॉमा, साइकोथेरेपी, और दूसरी तरफ एक नॉन फिक्शन टेक्स्ट जो मतलब नियंत्रण, धारणा, छिपे एजेंडा, इन सब पर बड़े दावे कर रहा है। देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं द साइलेंट पेशेंट से। तो कहानी है अलीशिया बेरेंसन की, एक जानी मानी पेंटर। हाँ। जिसने अपने पति गैब्रियल, जो एक फैशन फोटोग्राफर थे, उनकी हत्या कर दी। और सबसे अजीब बात, उसके बाद से वो बिल्कुल चुप है, एक शब्द नहीं बोला। बिल्कुल चुप। हाँ, और यही चुप्पी मतलब कहानी का मेन रहस्य बन जाती है। हाँ, उसे दोषी ठहराया जाता है, पर वो ना हाँ कहती है ना। उसका एकमात्र बयान अगर कहें तो वो एक पेंटिंग है। अच्छा। जो उसने हत्या के फौरन बाद बनाई। शीर्षक है अल्सिस्टिस। अल्सिस्टिस, इस नाम का कोई खास मतलब है? बिल्कुल। अल्सिस्टिस एक ग्रीक मिथक की पात्र है। कहानी यह है कि वो अपने पति की जगह मरने को तैयार हो जाती है। ओह। और बाद में जब वो वापस जी उठती हैं तो बिल्कुल चुप रहती हैं। तो उपन्यास में ये सवाल है कि क्या एलिशा की चुप्पी भी किसी ऐसे ही गहरे त्याग या आघात से जुड़ी है? ये बस एक सिंबल नहीं, ये एलिसिया की हालत समझने की कुंजी हो सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प कनेक्शन है। फिर कहानी में आता है थियो फेबर, एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट। एलिसिया का केस उसे बहुत आकर्षित करता है। उसे लगता है मतलब एक जुनून सा है कि वही एलिसिया को बुलवा सकता है। और ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। स्रोत बताता है कि थियो खुद भी मुश्किल मानसिक दौर से गुजरा है। अच्छा। उसे लगता है अपने अनुभव के कारण वो एलिसिया को बेहतर समझ सकता है, और इसीलिए वो द ग्रूव, जहां एलिसिया बंद है, उस फॉरेंसिक यूनिट में नौकरी लेता है। हाँ, और उसे चेतावनी भी मिलती है। ग्रोव की रेपुटेशन थोड़ी डावाडोल है। बातें हैं कि शायद बंद हो जाए। और हेड प्रोफेसर डायोमेडिस, उनके तरीके भी जरा हटके हैं। सही कहा। जैसे स्रोत में जिक्र है कि वो संगीत को थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो थियो के अपने संघर्ष और एलिसिया को ठीक करने का उसका ये जुनून, यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पर सवाल भी उठता है, क्या उसका इरादा सिर्फ मदद करना है या कुछ और भी? हाँ, जब थियो ग्रूव पहुंचता है, एलिसिया से मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा दवा के असर में है, लगभग बेजान सी। प्रोफेसर डायोमेडिस इजाजत तो दे देते हैं थेरेपी की, पर एक चेतावनी भी देते हैं। वो एलिसिया को कहते हैं साइलेंट सायरन। साइलेंट सायरन। हाँ, एक खामोश जादूगरनी जो थेरेपिस्ट की उम्मीदें डुबो देती है। ये अपने आप में एक अशुभ संकेत जैसा है। और साथ ही हम देखते हैं कि थियो की अपनी निजी जिंदगी भी कुछ कम उलझी भी नहीं है। उसकी पत्नी कैथी एक एक्ट्रेस है। बिल्कुल। और उनके रिश्ते में तनाव है। थियो को शक है कि कैथी उसे धोखा दे रही है। हाँ, और स्रोत बताता है कि वो छुपकर कैथी के ईमेल पढ़ता है। ये उसकी अपनी इनसिक्योरिटी दिखाता है। सही। यहाँ एक तरह की समानांतर प्रक्रिया दिखती है। मतलब थियो अलीशा का केस सुलझा रहा है और उसकी अपनी जिंदगी में भी वैसे ही अनकहे सच और उलझने हैं। विश्वासघात, चुप्पी, ये थीम दोनों तरफ हैं। हाँ। स्रोत में ये भी है कि वो अपनी पुरानी थेरेपिस्ट रूथ से मिलता है, जो कैथी के व्यवहार को उसके बचपन से जोड़ने की कोशिश करती है। अच्छा, कहानी का एक और जरूरी हिस्सा है एलिशिया की डायरी, हत्या से कुछ हफ्ते पहले की। उसमें वो लिखती है कि उसे लगता है कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, वो डरी हुई है। हाँ, और डायरी सिर्फ बाहर के खतरे की बात नहीं करती, वो अलीशा के अंदर के संघर्ष भी दिखाती है। जैसे अपने पति गैब्रियल के लिए गहरा प्यार और निर्भरता, लेकिन साथ ही गैब्रियल के भाई मैक्स के साथ हुई एक घटना का जिक्र जहां मैक्स ने शायद जबरदस्ती की कोशिश की थी। ओह। तो डायरी एक तरह से अलीशा की आवाज बन जाती है। उसकी चुप्पी के पीछे के कारण परत दर परत खोलती है। वो खुद लिखती है कि ये उसके लिए सबूत है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। थियो कोशिश करता रहता है और आखिरकार एलिशा बोल पड़ती है। हाँ। वो बताती है कि हत्या वाली रात कैसे एक नकाब पोश आदमी घर में घुसा। उसने एलिशा और गैब्रियल दोनों को कुर्सी से बांध दिया था।
ये एक बड़ा टर्न पड़ा कहानी में, लेकिन असली धमाका तो डायरी के आखिर में होता है। सही कहा, बिल्कुल। डायरी के अंत में एलिशिया लिखती है कि उसे एहसास हो गया है कि वो नकाबपोश आदमी कोई और नहीं, थियो ही था। बाप रे। थियो, जो उसका पीछा कर रहा था, जो कैथी का प्रेमी था और जिसने उस रात हमला किया था। और जब थियो को ये पता चलता है कि एलिशिया सब जान गई हैं, डायरी में लिख चुकी है, तो वो उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है। ये तो पूरी कहानी पलट देता है। थियो जो एक तरह से हीरो लग रहा था, बचाने वाला, वो असल में विलेन निकलता है। हाँ। उसका जुनून थेरेपी भी बल्कि अपने गुनाह छिपाने की कोशिश थी। हाँ। और एलिशिया की चुप्पी वो सिर्फ ट्रॉमा नहीं थी, बल्कि ये डर भी था कि उसका हमलावर थियो उसके डॉक्टर के रूप में वापस आ गया है। ये तो मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का बहुत ही डरावना उदाहरण है। बिल्कुल। वाकई। अच्छा, तो द साइलेंट पेशेंट के इस मनोवैज्ञानिक जाल से निकलकर अब अपने दूसरे स्रोत पर आते हैं। हाँ। ये हमें बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, वैश्विक स्तर पर। हाँ। और एक बहुत ही विवादास्पद तस्वीर दिखाता है। हाँ, ये लेख दावा करता है कि दुनिया की बड़ी घटनाओं को एक छोटा गुप्त समूह कंट्रोल करता है। लेखक उसे ग्लोबल कल्ट कहता है। और इसका तरीका क्या है? ज्ञान को छिपाना और समाज में डर फैलाना। डर फैलाना। नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं इसके हिसाब से? स्रोत दो मुख्य तकनीकों की बात करता है। पहली, समस्या प्रतिक्रिया समाधान, PRS। PRS मतलब पहले गुप्त रूप से कोई समस्या खड़ी करो या उसका डर फैलाओ, फिर जनता से एक जोरदार प्रतिक्रिया या मांग पैदा करवाओ, और फिर वही समाधान पेश कर दो जो ये समूह पहले से लागू करना चाहता था, जैसे ज्यादा निगरानी, नए कानून वगैरह। अच्छा, और दूसरी तकनीक? दूसरी है टोटलिटेरियन इक्टो, TT, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में बदलाव लाओ, इतने छोटे कि लोग बड़ा विरोध न करें और धीरे धीरे आजादी कम होती जाए। स्रोत कहता है कि यूरोपियन यूनियन का धीरे धीरे विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेखक के हिसाब से इन तरीकों से यह कथित कल्ट अपने लक्ष्य हासिल करता है बिना सीधे टकराव के। और लेखक इन तकनीकों को हाल की घटनाओं से कैसे जोड़ता है? स्रोत कोविड महामारी को इसी कथित कल्ट का रचा हुआ एक बड़ा धोखा बताता है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। उसका कहना है कि मकसद था समाज को बदलना, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना और द ग्रेट रीसेट जैसा एजेंडा लागू करना। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि भाई वायरस है ही नहीं और PCR टेस्ट भी भरोसे लायक नहीं है। हाँ, उनसे सिर्फ झूठे केस और मौतें बनाई गई, ये स्रोत का दावा है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये लेखक के दावे हैं जो मुख्य धारा की वैज्ञानिक राय और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के विचारों से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि लॉकडाउन, मास्क, टीके ये सब सेहत के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के औजार थे। वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का भी जिक्र करता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम मतलब जैसे कभी-कभी बंधक अपने अपहरणकर्ताओं से सहानुभूति रखने लगते हैं, वैसे ही लोग अपने कथित उत्पीड़कों यानी सिस्टम का बचाव करने लगते हैं, ये लेखक का कहना है। ये स्रोत गुप्त समाजों पर भी बहुत जोर देता है। हाँ। खासकर एक समूह सबाथियन फ्रैंकिस्ट्स। हाँ। लेखक का दावा है कि इस समूह ने दुनिया के बड़े संस्थानों, राजनीतिक दलों, यहाँ तक कि धर्मों में भी घुसपैठ कर ली है। हाँ, और लेखक इन्हें कई ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे बताता है, क्रांतियां, धार्मिक आंदोलन वगैरह। अब यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा स्रोत खुद भी मानता है, कि ऐसे सिद्धांत अक्सर एंटी सेमेटिक विचारों से जुड़ जाते हैं। हालांकि लेखक कहता है कि उसका स्रोत यहूदी है और ये समूह यहूदी नहीं है, बस दिखावा करता है। हमारा काम यहाँ सिर्फ ये बताना है कि स्रोत क्या कह रहा है। सही। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी स्रोत के दावे बड़े हैं। कहता है कि पार्टियां जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट रिपब्लिकन या ब्रिटेन में लेबर कंजर्वेटिव, ये सब दिखावा है। दिखावा? हाँ, लड़ते हुए दिखते हैं पर असल में एक ही कथित कल्ट के कंट्रोल में है। दिलचस्प बात है कि स्रोत डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहता है। उन्हें अक्सर सिस्टम विरोधी देखा जाता है। हाँ, लेकिन लेखक का तर्क है कि ट्रंप को भी उसी कल्ट ने इस्तेमाल किया, समाज को और बांटने के लिए। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें सामने लाकर अलग थलग करने के लिए, ताकि बाद में और कट्टर एजेंडा लागू हो सके। इसे नियंत्रित विपक्ष कहा गया है। नियंत्रित विपक्ष। भविष्य के बारे में क्या कहता है स्रोत? वो एक ऐसे भविष्य की बात करता है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए होगा। AI, 5G, 6G, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन, टीकों के जरिए। ओह! लेखक कहता है लक्ष्य है इंसान के शरीर और मन पर पूरा कंट्रोल पाना।
वो इसे ह्यूमन 2.0 कहता है। ह्यूमन 2.0 और इसका अंतिम लक्ष्य? स्रोत के मुताबिक एक वैश्विक निगरानी राज्य, जहां निजी संपत्ति नहीं होगी, सब किराए पर मिलेगा और सरकार यानी कल्ट सब कंट्रोल करेगी। एक तरह की डिजिटल तानाशाही। इसमें एक और शब्द का जिक्र है, वेटिको। ये क्या है? वेटिको एक मूल अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। लेखक इसे एक मनोआध्यात्मिक बीमारी या दिमाग का वायरस कहता है। दिमाग का वायरस? हाँ, एक ऐसी मानसिकता जो इंसान को दूसरों का शोषण करने, उन्हें कंट्रोल करने, उनके संसाधन हड़पने को उकसाती है, बिना किसी हमदर्दी के, लगभग परजीवी जैसा। लेखक कहता है कि ये ग्लोबल कल्ट और उसके लोग इसी वेटिको चेतना से संक्रमित हैं। तो ये स्रोत दुनिया की घटनाओं की एक बहुत ही व्यापक लेकिन साथ ही बहुत विवादास्पद व्याख्या देता है। दावे बहुत बड़े हैं, वायरस से इनकार, पीसीआर टेस्ट पर सवाल, हर बड़ी घटना के पीछे गुप्त हाथ। बिल्कुल, ये स्रोत पाठक को मिली हुई जानकारी, मीडिया की बातों, सत्ता पर सवाल उठाने को उकसाता है। धारणा, नियंत्रण, सूचना युद्ध, इन पर जोर देता है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसके दावों की सच्चाई और सबूतों की जांच करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन दो बिल्कुल अलग स्रोतों से एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और एक वैश्विक षड्यंत्र का लेख हमने क्या समझा? द साइलेंट पेशेंट हमें व्यक्तिगत स्तर पर ले गया। चुप्पी, ट्रॉमा, विश्वासघात, रिश्तों की जटिलता। हाँ, दिखाया कि सच कैसे छिप सकता है और हीरो दिखने वाले कैसे विलन हो सकते हैं। और दूसरा स्रोत, वो हमें बड़े पैमाने पर सोचने को मजबूर करता है। वैश्विक नियंत्रण के कथित तंत्र, गुप्त एजेंडा, हमारी धारणाएं कैसे बनती हैं, ये हमें मिली जानकारी पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। अलग अलग नजरियों पर सोचने को कहता है, चाहे वो कितने भी अजीब लगे। हाँ, ये समझने में मदद करता है कि समाज के कुछ हिस्से घटनाओं को कैसे देख रहे हैं, भले ही हम सहमत ना हो। बिल्कुल। एक दिलचस्प चीज जो दोनों में है वो है छिपी हुई सच्चाई का आइडिया। सही कहा। दोनों ही सतह के नीचे काम कर रही ताकतों या इरादों की बात करते हैं। एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्तर पर थियो का राज, एलिसिया की चुप्पी, और दूसरा वैश्विक व्यवस्थागत स्तर पर एक कथित गुप्त कल्ट जो पर्दे के पीछे से दुनिया चला रहा है। हाँ, ये एक अहम कड़ी है। और यहीं से एक आखिरी सवाल उठता है। श्रोता इस पर सोच सकते हैं। क्या सवाल? क्या व्यक्तिगत आघात और उससे पैदा हुई चुप्पी जैसे एलिसिया की, और बड़े पैमाने पर सामाजिक नियंत्रण और सूचना का दमन जैसा दूसरे स्रोत में बताया गया, क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? क्या एक स्तर पर चुप्पी डर से, ट्रॉमा से या जानबूझकर पैदा की गई, दूसरे स्तर पर नियंत्रण और हेरफेर को आसान बनाती है? ये एक सवाल है जो इन दोनों स्रोतों को जोड़ता है और आगे सोचने पर मजबूर करता है।